MD CAT lecture series chapter 1 some basic concepts in chemistry। तो इस चैप्टर 1 में जो हमारा आज का टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा, उसमें जो हम मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो होंगे कि व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं और इनके बारे में दो जो अहम पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमने ये पढ़ना है कि हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला, कि एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला को कैसे कैलकुलेट करना है। हमने जो MD CAT में क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर इसी पार्ट के होते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला को निकालें। तो उसके एंड में हम कुछ इस पॉइंट को कि एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला को कैसे निकालना है उसके बारे में कुछ MCQs होंगे प्रैक्टिस के लिए, वो हम करेंगे ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला के बारे में हमने पढ़ना है, मगर मैं चाहूँगा कि इस एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला को पढ़ने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट और मिल जाए, और वो कंसेप्ट है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में, कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स हम उन सब्सटेंस को कहते हैं जिनमें क्या हो, कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम्स, जिनमें जो एटम है वो क्या हो, एक ही तरह के हों। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस में जो उसका मॉलिक्यूल होता है वो कैसा दिखता है, H2। मतलब अब ये हमें क्या बता रहा है, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल ये हमें बता रहा है कि इसमें दो एटम है और दोनों के दोनों किसके हैं, हाइड्रोजन के ही हैं। तो ये इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें जो एटम है वो क्या है, वो सेम तरह के। इसके बरकस के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, दे कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। उनमें जो एटम होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं वाटर के, ले लें मशहूर ज़माना वाटर। तो वाटर में देखो, ये हमें इसका मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है वो क्या बता रहा है कि इसमें दो हाइड्रोजन के एटम है और साथ में एक इसमें ऑक्सीजन का एटम है। मतलब जो एटम है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है। दो हाइड्रोजन एलिमेंट्स के एटम है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट्स का एटम है। तो ये इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट तरह के हों, एक से ज़्यादा एलिमेंट पाए जाएं। जैसा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जा रहे हैं, एक हाइड्रोजन एटम एलिमेंट और एक दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो कंपाउंड्स होते हैं, ये जो कंपाउंड है जैसा कि वाटर एक कंपाउंड है, और इसी तरह के एक ले लें HCl एक कंपाउंड है। HCl में कौन कौन से एटम्स हैं, हाइड्रोजन का एटम है और क्लोरीन का एटम है। इसी के साथ आप ले लें NaCl का ले लें। NaCl में कौन कौन से एटम हैं, सोडियम और क्लोरीन, तो ये एक कंपाउंड होगा। इसी तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें, तो ये एक, इसमें कौन कौन से एटम है, कार्बन का और ऑक्सीजन का, तो ये भी एक कंपाउंड होगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हम इनको केमिकल फार्मूला से। मतलब ये जो सारी मैंने बताया अभी कंपाउंड्स, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, केमिकल फार्मूला से। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ आ रही है कि जो केमिकल फार्मूला होता है वो किन के लिए होता है, कंपाउंड्स के लिए होता है। इसके बरकस अभी हमने दूसरा भी तो पढ़ा है कि एलिमेंट्स से, जैसा कि हाइड्रोजन के एग्जांपल ली, इनमें क्या है, सेम ही तरह के एटम है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की एग्जांपल ले लें, उसमें भी दो क्लोरीन के एटम है मगर है क्लोरीन की। इसी तरह ऑक्सीजन की ले लें तो उसमें भी दो क्लोरीन के एटम है, ऑक्सीजन के एटम है मगर है ऑक्सीजन की। तो आपको ये एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। एलिमेंट्स मतलब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स ही हैं वो। तो एलिमेंट्स को बताने का मतलब यह है कि एलिमेंट्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इनके सिंबल से। मतलब ये जो मैंने अभी लिखा है हाइड्रोजन के लिए, मतलब ये हाइड्रोजन के लिए मैंने लिखा है, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं मगर हैं हाइड्रोजन के ही। तो हाइड्रोजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H से।
तो H जो है ये हाइड्रोजन एलिमेंट का एक सिंबल है। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए इसी तरह हमने ये ऑक्सीजन एलिमेंट को पढ़ा है। तो इसके लिए जो रिप्रेजेंट करने का, ऑक्सीजन के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का जो होता है, ये ऑक्सीजन जो हम O लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन एलिमेंट को। तो ये ऑक्सीजन एलिमेंट का सिंबल है। और इसके बरकस हमने केमिकल फार्मूला किसके लिए पढ़ा है? केमिकल फार्मूला होता है कंपाउंड्स के लिए, जैसा कि CO2 एक कंपाउंड है। तो CO2 के लिए जो ये CO2 का मॉलिक्यूल, CO2 ये जो हमने लिखा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ये इसका क्या है? केमिकल फार्मूला, सिंबल नहीं है। तो सिंबल और केमिकल फार्मूला में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वो क्या है? एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ से आपको एक बात तो समझ में आ गई जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए नहीं है। मतलब ये जो दोनों टर्म्स हैं, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये किसके लिए हैं? कंपाउंड्स के लिए है, ये एलिमेंट्स के लिए नहीं है। तो इसलिए जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, ये देखिए एन पे आएगा कंपाउंड्स। तो ये हमने पढ़ लिया है कि ये कंपाउंड के लिए, एलिमेंट के लिए। अब पढ़ते हैं इसके डेफिनेशन की जानिब। तो पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसा कि हमने मॉलिक्यूल ले लिया, बेंजीन ले लेते हैं, चलें वो आसानी होगी। बेंजीन आपको पता है एक मॉलिक्यूल है जिसका फार्मूला था C6H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि ये बेंजीन का जो कंपाउंड है, बेंजीन का, इसमें क्या है? दो एलिमेंट हैं। अब कौन कौन सी एलिमेंट हैं इस बेंजीन के कंपाउंड में? वो हमें इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चल रहा है, देख के पता चल रहा है। जैसा कि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो दो एलिमेंट कौन कौन सी हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, ये हमें पता चल रहा है। ये कलर चेंज कर लेते हैं, चलें। तो दूसरी बात यहाँ से हमें क्या पता चल रही है? पहली बात तो हमें पता चल गई कि इसमें दो एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। और दूसरी बात हमें पता चल रही है कि इसमें जो कार्बन के एटम है वो कितने हैं? 6। और हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? वो भी 6 है। मतलब हमने बेंजीन कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल हमने लिया, ये C6H6। मतलब ये उसके एक मॉलिक्यूल है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होता है, C6H6। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बता रहा है कि इसमें दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और कार्बन के कितने एटम हैं? 6, और हाइड्रोजन के 6 एटम हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी यहीं से बनती है मॉलिक्यूलर फार्मूला की, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हमें करता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है इट रिप्रेजेंट्स, ये हमें रिप्रेजेंट्स करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें रिप्रेजेंट मतलब जाहिर करता है एक्चुअल नंबर, मतलब असल में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम हैं प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये वन मॉलिक्यूल जो है ये बहुत अहमियत का हामिल है। मतलब एक किसी भी कंपाउंड का, जैसे कि हमने बेंजीन का लिया है, उसके एक मॉलिक्यूल में जो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम या फिर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है, वो हमें कौन बताता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है डिफरेंट एलिमेंट्स के, जैसा कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये हमें बता रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के कितने एटम इस बेंजीन के कंपाउंड में है, बेंजीन के एक मॉलिक्यूल के कंपाउंड में है, सॉरी। तो ये आपने दुरुस्त कर लेना, बेंजीन के एक मॉलिक्यूल के कंपाउंड में है। इस तरह दूसरी तरफ आ जाए एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ। तो एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ आने से पहले हम एक यही बेंजीन का हम कंपाउंड लेते हैं, उसका एक ड्रॉप ले लेते हैं। एक ड्रॉप मतलब एक कतरा ले लिया।
तो बेंजीन का जब हम एक ड्रॉप लेंगे तो उसमें क्या एक ही मॉलिक्यूल होगा? नहीं, उसमें तो बहुत ज़्यादा होंगे, ट्रिलियन होंगे, बिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल होंगे। तो अभी हम ना सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी हम समझ रहे हैं कि जो हमने बेंजीन का मॉलिक्यूल लिया है उसमें सिर्फ हम 4 ही मॉलिक्यूल बना लेते हैं। बेंजीन का जो हमने एक ड्रॉप लिया है बेंजीन के कंपाउंड का, उसमें हमने 4 मॉलिक्यूल उसके बना लेने हैं, C6H6, C6H6 और इस तरह C6H6। ये 4 मॉलिक्यूल हैं। हम ये समझ रहे हैं कि इस जो बेंजीन का कंपाउंड का हमने जो एक ड्रॉप लिया उसमें 4 मॉलिक्यूल हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मगर हम अभी 4 लेके समझ रहे हैं। तो अब बताओ इसमें मुझे बेंजीन का जो हमने ड्रॉप लिया है इसमें कार्बन के कितने एटम है, टोटल कार्बन के कितने एटम है? 6 ये हैं, 6 ये, 6 ये और 6 ये, तो कितने हो गए? 24। तो 24 कार्बन के एटम है इसमें, ठीक है जी। और उसके बाद हाइड्रोजन के बताओ, 6 6 6 और 6 कितने हो गए? हाइड्रोजन के भी 24 है। तो इनकी रेशो लो, रेशो मतलब इनको डिवाइड करो आपस में। तो इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा? 1:1। मतलब ये जो आई है 1:1, ये हमें बता रही है कि इस बेंजीन के कंपाउंड में, इस बेंजीन के टोटल कंपाउंड में जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स की रेशो है वो कितनी है? वो है 1:1। तो ऐसा फॉर्मूला जो अब ये 1:1 है, तो इसके लिए कार्बन, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कार्बन की भी रेशो 1 नहीं है और हाइड्रोजन की भी रेशो 1 नहीं है। तो ये जो चीज़ आई है ना, ये CH 1:1, ये क्या है? ये बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है इट इज़, ये क्या है एम्पिरिकल फार्मूला? इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। मतलब ये जो रेशो है ये होल नंबर में आई ना, 1 की रेशो में। अगर ये आती है 1.1 या 1.2 तो फिर ये होल नंबर, ये डेसिमल होता। तो ये हमें क्या बता रहा है इस वक्त? ये हमें बता रहा है इट रिप्रेजेंट्स, ये हमें क्या बता रहा है? सिंपल होल नंबर रेशो किन के दरमियान? बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये एक कंपाउंड के दरमियान आपको, ये एक किसमें? इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के दरमियान आपको ये बता रहा है, एक कंपाउंड के दरमियान, एक कंपाउंड में जो एटम्स हैं, तो ये हमें क्या बता रहा है? इट इज एम्पिरिकल फार्मूला हमें बता रहा है यही कि ये जो एक कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसा कि यहाँ पे कौन से थे? कार्बन और हाइड्रोजन, इनमें क्या रेशो है? होल नंबर रेशो बताता है प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि एम्पिरिकल फार्मूला रेशो है एटम्स के नंबर के दरमियान, और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। मगर इनमें बिग डिफरेंस क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एक मॉलिक्यूल में जो है एटम्स उनका नंबर बताता है, मगर जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि जो पूरे कंपाउंड में, जो अभी हमने यहाँ पे देखा, पूरे कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स की एटम्स के दरमियान क्या रेशो है। तो अभी हमने देखी कि बेंजीन में ये आई है C1:1, तो ये होगा CH। अभी एक और मैं आपको पॉइंट समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि ये देखें, अभी हमने बेंजीन के कंपाउंड में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रेशो निकाली। अभी हम बेंजीन का एक ही मॉलिक्यूल ले लेते हैं, C6H6। तो इसमें 2 एटम्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, और इनके एटम्स कितने हैं? 6 और 6। अब इनकी रेशो निकालो, तो ये रेशो कितनी आएगी? 1:1। मतलब अगर हम एक मॉलिक्यूल की रेशो निकालें, मॉलिक्यूल के एटम्स की रेशो निकालें, या फिर हम पूरे एलिमेंट्स में, ये जो हमने दिया, पूरे एलिमेंट में उसके एलिमेंट्स के एटम्स की रेशो निकालें, वो क्या आएगी? सेम आएगी। मगर जो एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन है
वो किसके मुताबिक है, वो कंपाउंड के मुताबिक है और कंपाउंड से रिलेटेड है। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन है वो किससे रिलेटेड है, एक मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। तो ये एक अहम कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं भी समझ आई तो आप मज़ीद मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आगे हमने 2-3 और इसके बारे में, इनके बारे में 2-3 और अहम पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स दैट हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसा कि ये देखें, वाटर है हमारे पास एक कंपाउंड। अब बताओ इस ये H2O ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का, क्योंकि ये उसके एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और ये बता रहा है कि उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1 सेकेंड, ठीक है, और ऑक्सीजन के 1 एटम्स हैं। अब इसके हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, और ऑक्सीजन के 1 एटम है। अगर हम इनमें रेशो लें तो क्या आती है, 2:1 ही आती है ना। अब इसको फर्दर तो डिवाइड नहीं कर सकते, 1 को 1 से डिवाइड करो वो यही आएगा, 2 को 1 से डिवाइड करो तो 2 ही आएगा। तो 2:1 आई। मतलब जो वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला है वो भी क्या है, H2O ही है। मतलब इन ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनका क्या है, जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में सेम होता है, इनका कोई डिफरेंट नहीं होता। तो इन कंपाउंड्स की लिस्ट में, जैसा कि अभी मैं आपको कुछ कंपाउंड लिखवा देता हूँ, इन कंपाउंड्स में आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसका भी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, क्योंकि इनके कार्बन के कितने एटम है, 1, और ऑक्सीजन के 2, तो इसकी रेशियो भी क्या आएगी, सेम आएगी। इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। इसी तरह से HCl, इनकी भी 1:1 एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। और कुछ और कंपाउंड्स को देखते हैं अभी, NH3, ठीक है, इसका भी मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम आएगा। इसी तरह से C12 H22O11। तो क्या इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, ये है सुक्रोज का फार्मूला ना, सुक्रोज का फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्या इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, 12:22:11। तो ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे किसी एक ही टेबल पे। तो मतलब यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी यही होगा सेम, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होगा। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा और भी कंपाउंड है, आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं, या फिर मैं जो नोट्स बनाऊंगा ना, मेरी कोशिश है कि मैं इन लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी बनाऊं, तो उसमें मैं इन कंपाउंड्स को मेंशन करूंगा। इंशाल्लाह जल्दी आपको नोट्स भी मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर दूँ। चलें दोबारा, अब एक पॉइंट हमने समझ लिया कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनका क्या है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स दैट हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, उनका सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक आयोनिक कंपाउंड लेते हैं, जैसा कि हम ले लेते हैं आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, ये ले सोडियम क्लोराइड। अब जो आयोनिक कंपाउंड होता है ना, इनका जो है, इनका मॉलिक्यूल नहीं होता, इनका होता है फॉर्मूला यूनिट। जैसा कि किसी भी हमने कहा ना, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मगर आयोनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल नहीं होता, इनका फॉर्मूला यूनिट होता है। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है, अभी हमने ऊपर पढ़ के आए हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सिर्फ और सिर्फ कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। अभी हमने पढ़ा ना कि ये जैसे बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, C6H6, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मगर आयोनिक कंपाउंड का तो मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, तो फिर इनका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे होगा, तो इनका तो होता है फार्मूला यूनिट।
तो फिर हम कहेंगे कि आयोनिक कंपाउंड का जो है वो उनका कोई मोलिकुलर फार्मूला नहीं होता, दे डू नॉट हैव मोलिकुलर फार्मूला, दे हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये एक कुछ अहम पॉइंट्स थे इसके बारे में। तो एक क्वेश्चन करते हैं, मैं बताता हूँ आपको, मैं कुछ कंपाउंड लिख के देता हूँ, जैसा कि मैं लिख देता हूँ HCl, MgCl2, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। मैं कहता हूँ कि ये A, B, C और D, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आप बताएं कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिनका बोथ एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला दोनों होंगे। तो आप लोगों ने बताना है। तो इसका आंसर करने के लिए आप ये देखें, अब आपको पता है कि जो कैल्शियम क्लोराइड है ये एक आयोनिक कंपाउंड है, NaCl भी एक आयोनिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक आयोनिक कंपाउंड है। तो हमने क्या पढ़ा है अभी, मैग्नीशियम जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो है वो मोलिकुलर फार्मूला, MF में लिख रहा हूँ मोलिकुलर फार्मूला नहीं होता, उनका सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जो HCl है ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है कि उसका दोनों होते हैं, एम्पिरिकल भी और मोलिकुलर फार्मूला भी, तो इसलिए हमारे पास A ऑप्शन आएगी। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो होगा चलें जी, नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि हम कैसे, हाउ टू फाइंड एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। ये 4 स्टेप्स का सुन के आप घबराएं ना, आपको जब एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो इसमें से 4 में से सिर्फ 2 ही इस्तेमाल होते हैं अमूमन, ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कि हर सवाल में, मगर ज़्यादातर क्वेश्चन में 2 ही पॉइंट इस्तेमाल होते हैं, वो 2 और 3 पॉइंट है, ठीक है। मगर हमें चारों आने चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको सोल्व कर सकें। तो पहला पॉइंट क्या है कि हमने फाइंड करनी है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एवरी एलिमेंट, मतलब जो कंपाउंड होगा, जैसा कि मैं ले लेता हूँ, मेरे पास C6H12O6, ये किसका कंपाउंड मोलिकुल है, ये ग्लूकोज का मोलिकुल है ना। तो इसमें अब हमने एम्पिरिकल फार्मूला इसका फाइंड करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, हम इसमें जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करें। परसेंटेज कंपोजिशन से मुराद ये है कि इस पूरे कंपाउंड में, इस ग्लूकोज के कंपाउंड में कार्बन कितने परसेंट है। अगर हम ग्लूकोज को ले लें कि ये 100 ग्राम है, तो उसमें से कार्बन कितने ग्राम है, हाइड्रोजन कितने ग्राम है और ऑक्सीजन कितने ग्राम है। तो इसको हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो हर एलिमेंट की हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। जैसा कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो तीनों की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करेंगे, 3 आंसर हमारे पास आएंगे। तो आप कहें सर जी ये तो बता दिए परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है, अब कैसे करनी है ये भी बताएं। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला इस्तेमाल करना होगा परसेंटेज कंपोजिशन के लिए, वो ये है कि मास ऑफ एलिमेंट को हमने डिवाइड कर देना है मास ऑफ, ये थोड़ी सी यहाँ पे जगह कम है तो हम नीचे जाके लिखते हैं, थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं। तो इसका परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करने का फॉर्मूला है मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। तो मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड
इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ये है हमारे पास जो फॉर्मूला है परसेंटेज कंपोजिशन का। मतलब जैसे कि हमने कार्बन की परसेंटेज को फाइंड करना है तो हम कार्बन का मैस ऊपर रखेंगे, नीचे हम मैस ऑफ कंपाउंड रखेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमें जो मैस है ये क्वेश्चन में दिए गए होंगे। क्वेश्चन में हमें उसने बताया होगा कि मैस ऑफ कार्बन का कितना, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। अभी हम आगे जाके करेंगे भी। तो आपने ये पॉइंट्स को बस रटना नहीं है, अभी हम आगे जाके इसको क्वेश्चन जब करेंगे तो तब हम समझेंगे। तो पहला है परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना। अब दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास जो है वो ये है पॉइंट कि जो परसेंटेज कंपोजिशन अब आ गई है एलिमेंट्स की, जैसे कार्बन की हमने निकाल ली, उस परसेंटेज कंपोजिशन को हमने मोलर मास ऑफ एलिमेंट से ही डिवाइड करना है। मतलब कार्बन की जो परसेंटेज कंपोजिशन आएगी उसको कार्बन के मोलर मास से ही डिवाइड करना है। कार्बन का मोलर मास क्या होता है? 12 होता है। और इसी तरह हाइड्रोजन की जो आएगी उसको हाइड्रोजन के मोलर मास से डिवाइड करना है, और ऑक्सीजन की जो आएगी उसे ऑक्सीजन के मोलर मास से डिवाइड करना है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब ये जो मोलर मास से डिवाइड करना है परसेंटेज कंपोजिशन को, इसका हम एक नाम भी रखते हैं। इसका नाम, ये दूसरा पॉइंट का आंसर आएगा, इसका नाम होता है ग्राम, इसका नाम होता है ग्राम एटम्स। मतलब ये जो दूसरे पॉइंट का आंसर आएगा उसे हम कहेंगे ग्राम एटम्स। तो अब जो ग्राम एटम्स है ना, जैसा कि तीनों के हमने ग्राम एटम्स निकाल लिए, अब जो ग्राम एटम्स आ गए तीनों के, इन तीनों के जो ग्राम एटम्स होंगे उनमें से जो सबसे कम वैल्यू होगी उसको हमने सबसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ऑक्सीजन की वैल्यू सबसे कम आई ग्राम एटम्स की। ऑक्सीजन के जो ग्राम एटम्स की वैल्यू होगी उसे हम कार्बन के, हाइड्रोजन के ग्राम एटम्स और ऑक्सीजन के ग्राम एटम से डिवाइड कर देंगे। चौथा पॉइंट है, ये बहुत कम यूज़ होता है चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट ये है कि अगर हम तीसरा स्टेप जो हमने कर लिया है, डिवाइड कर लिया है, उसका आंसर अगर कोई रेशो में आ रहा है, जैसे कि 1.5 आ रहा है या फिर 2.5 आ रहा है, तो इसको हमें किसी एक मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय अ नंबर। अगर जो आंसर है 0.3 का वो किस में है? डेसिमल में आ रहा है, वो आ रहा है डेसिमल में। जैसा कि अगर 1.5 आ गया तो उसको हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या आएगा? 3 आ गया कि नहीं? तो हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसका जो आंसर है वो होल नंबर में चला जाए, पॉइंट्स में ना रहे। तो 1.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 आ जाएगा। 2.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये आपको आंसर चौथा पॉइंट है। अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले हम देख लें कि अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला, ये EF में लिख रहा हूँ एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता है तो हम मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं? मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला को हमें n से मल्टीप्लाई करना है। अब n क्या है? n को हम निकाल सकते हैं मोलिकुलर मास, उसको डिवाइड करना है एम्पिरिकल फार्मूला मास से। एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होता है ये मैं आपको समझाना भूल गया। जैसे कि हमने पीछे एक एम्पिरिकल फार्मूला निकाला है बेंजीन का CH। अब इस एम्पिरिकल फार्मूला का अगर हम मास कैलकुलेट करें तो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का एक एटम है, तो कार्बन का एक एटम का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये हो जाएगा 13। तो 13 क्या है? ये एम्पिरिकल फार्मूला मास है। एम्पिरिकल फार्मूला मास है किसका? बेंजीन का। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास हम एम्पिरिकल फार्मूला से निकालेंगे। तो मोलिकुलर फार्मूला उसको हमने डिवाइड कर देना एम्पिरिकल फार्मूला से, तो ये हमें क्या दे देगा? n दे देगा। अब n को हमने एम्पिरिकल फार्मूला n दे देगा और n को हमने एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करना है, हमें मोलिकुलर फार्मूला निकल जाएगा। ये अभी हम, आपने परेशान नहीं होना, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालना है, ये अभी हम आगे क्वेश्चन में करते हैं, आपको क्लियर होगा। आप बस एंड तक देखें वीडियो। चलें जी, यहाँ पे मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा आपको कि जो हमने पीछे पढ़े थे कि जैसा कि हमारे पास कंपाउंड है H2O, CO2, HCl, NH3, इनका हमने पीछे पढ़ा था ना कि इनका एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है।
जो मतलब कि अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो मतलब इनका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या, और मोलिकुलर फार्मूला है, वो दोनों तो सेम होते हैं। मतलब अगर इन एम्पिरिकल फार्मूला को मोलिकुलर फार्मूला के बराबर होना है तो इस n की वैल्यू फिर क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो 1 को अगर एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब फिर मोलिकुलर फार्मूला इक्वल हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला से। तो हमें ये पता चला कि ये जो ऐसे कंपाउंड जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला सेम हो उनके लिए n की वैल्यू कितनी होती है, n की वैल्यू होती है 1। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये कभी MCQ आ सकता है कि वाटर के लिए n की वैल्यू कितनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए n की वैल्यू कितनी होती है। तो अभी हम वो जो 4 हमने ऊपर स्टेप्स पढ़े हैं एम्पिरिकल फार्मूला के फाइंड करने के, ये 4 स्टेप्स वो अभी हम इसको अप्लाई करके, तो अभी हम ये नीचे जो क्वेश्चन दिए गए उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, फिर दूसरा आप खुद करने की ट्राई करिएगा इसी तरह। पहला क्वेश्चन है कि भाई एक मेटल है, एन ऑक्साइड ऑफ मेटल, मतलब एक मेटल का एक ऑक्साइड है, मेटल उसने दिया M। ऑक्साइड से मुराद के जो कंपाउंड होगा उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो होगी मेटल M और दूसरा उसमें ऑक्साइड से मुराद ऑक्सीजन। ऑक्साइड से मुराद क्या है, ऑक्सीजन है। तो उसमें 2 चीज़ें होंगी, मेटल और ऑक्सीजन। चलें, अब 2 उसमें एलिमेंट्स होंगे, मेटल और ऑक्सीजन। उसमें से उसने कह दिया कि 40% उसमें क्या है, बाय मास ऑक्सीजन है, 40% क्या है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की उसने परसेंटेज दे दी है हमें 40%। ठीक है, अब हम आगे उसने कहा है कि मोलिकुल मेटल M उसका मोलर मास है 24 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालें। ऑक्सीजन की तो उसने दे दिया हमें 40% परसेंटेज, मतलब 100 में से जो 40% है वो ऑक्सीजन है। तो हम मेटल M की जो है परसेंटेज वो कैसे निकालेंगे, मतलब 100 में से माइनस कर देंगे 40 को, तो ये क्या निकल आएगी 60%। तो मतलब ऑक्सीजन की परसेंटेज 40 और मेटल की 60%। तो ये तो पहला स्टेप था कि परसेंटेज फाइंड करो, परसेंटेज कंपोजिशन, याद है कि नहीं। तो परसेंटेज कंपोजिशन हमने फाइंड करनी, यहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसने क्वेश्चन में हमें बता दिया कि ऑक्सीजन जो है वो 40% है और मेटल 60% है। ये हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं हुई, पहला स्टेप नहीं हो हमें करना पड़ा। मैंने कहा था ना कि आपको 2 स्टेप के ज़्यादा करने पड़े। अब दूसरा स्टेप क्या था, ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप ये था कि आपने ये जो परसेंटेज कंपोजिशन आई है ये दोनों, इसको आपने डिवाइड करना है उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से। जैसा कि हमारे पास जो मेटल वो ले लेते हैं, मेटल M है, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन कितनी आई है 60 को हमने डिवाइड करना है मेटल M के एटॉमिक मास से, तो मोलर मास से, तो मोलर मास या एटॉमिक मास। तो अब मेटल M का उसने मोलर मास हमें क्वेश्चन में दे दिया है, कितना दिया है ये देखें 24 दे दिया, 24। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 24 से, 24। दूसरी तरफ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें कितनी दी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज 40 दी है। तो 40 को हमने डिवाइड करना ऑक्सीजन के मोलर मास से, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16। तो इसको हम साइड पे रफ अमल में करते हैं कि पहले ऑक्सीजन इसका कर लेते हैं मेटल का। तो मेटल का 60 अंदर है, 24 बाहर है। तो 24 1 था 24 2 था 48, तो 2 हो जाएगा 48 और बाकी क्या आया बताएं भाई। 48 और बाकी इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो अब 12 तो 24 से छोटा है, तो हम पॉइंट लगा के 0 लेंगे 120। तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 120, मतलब ये आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका 2.5
5 आ गया। अब आगे देखते हैं। और ऑक्सीजन को हमने मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का जो है 40, अब 40 को अंदर रखना है हमने और इसको डिवाइड करना है 16 से। तो 14 को अंदर रख के डिवाइड करना है 16 से, तो 16 टू दा 32 और बाकी कितने बचे 8। तो पॉइंट लगा के हम जीरो लेंगे तो 5 आ गया। 16 5 का कितना होता है 80 होता है ना, तो ये 80 आ गया। तो ये मुकम्मल डिवाइड हो गया और हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया 2.5। तो इसका भी हमारे पास आंसर कितना आ गया 2.5। तो अब ये दूसरा स्टेप हो गया कि हमने परसेंटेज कंपोजिशन को उसके मोलर मास से डिवाइड करके हमारे पास क्या आ गई हैं ग्राम एटम्स आ गए। यही कहा था ना मैंने कि स्टेप नंबर 2 का जो आंसर होगा उसे हम ग्राम एटम्स कहेंगे। अब जो स्टेप 3 था क्या था हमारे पास, स्टेप 3 था कि जो ग्राम एटम्स हैं उसको जो सबसे छोटा ग्राम एटम है उससे डिवाइड करना है। मतलब इन 2 आंसर आए हैं, इनमें से छोटा कौन सा है, दोनों ही बराबर है तो हम किसी से भी डिवाइड कर लेंगे। 2.5 को 2.5 से ही डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे भी 2.5 को डिवाइड कर देते हैं 2.5 से ही। तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे आएगा मैग्नीशियम का भी 1 और ऑक्सीजन का भी 1 आएगा। तो मतलब हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, मैग्नीशियम का भी 1 आया और ऑक्सीजन का भी 1 आया। तो मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन भी 1, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा MO। तो आंसर देखते हैं MO कहाँ पे है, MO हमारे पास बी ऑप्शन में है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हुई वो कौन सी हुई, बी। तो समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उसमें मज़ीद आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखें ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो डिफरेंट लिए हैं ताकि आपको चारों पॉइंट्स जो हैं एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के वो आपको क्लियर हो। अब पहला जो क्वेश्चन लिया था उसमें हमें देखें कि उसने परसेंटेज कंपोजिशन दे दी थी पहले क्वेश्चन में, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ये उसने दे दी थी 40% और 60%। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि उसने कंपाउंड दे दिया और कंपाउंड का मैथ ये दे दिया है। उसने कहा इसका हमने एनालिसिस किया है, इसमें कार्बन 24 ग्राम है, हाइड्रोजन 4 ग्राम है और ऑक्सीजन 32 ग्राम है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताएं। तो अब देखो इसमें इसने परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दी, तो मतलब पहला स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा, परसेंटेज कंपोजिशन देनी पड़ेगी। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम पहले निकालते हैं कार्बन की। तो अभी मैंने पीछे बताया कैसे निकालते हैं, मैस ऑफ एलिमेंट ऊपर रखना है, मतलब कार्बन का एलिमेंट का मैस कितना है 24, उसको हमने डिवाइड कर देना है मैस ऑफ कंपाउंड से। मैस ऑफ कंपाउंड कितना है 60 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो कितनी आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 60। तो इसको हम कर देंगे 12 से, अगर डिवाइड करें 12 से तो ये 2/5, यही आंसर आता है। बोले भाई यही आंसर आता है ना। वन सेकेंड, हाँ ठीक है। तो इसको अगर हम मज़ीद डिवाइड करें 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 5 2 दा 10, या फिर हम इसको 520 लिख लेंगे। चलें अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा 40, मतलब जो कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन है वो कितनी आ गई 40 आ गई। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए ऊपर हमने क्या लेना है, ऊपर हमने लेना है हाइड्रोजन का मैस कितना दिया है 4 दिया है। तो हाइड्रोजन का मैस 4 दे दिया, डिवाइड हमने करना है कंपाउंड के मैस से। तो कंपाउंड का मैस कितना दिया है 60 ग्राम। तो कंपाउंड के मैस से हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो इसको अगर डिवाइड करें तो 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, ठीक है। अब ये इसको 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है 20 डिवाइड बाई 3। तो इसको अगर आप डिवाइड करो तो ये तकरीबन आता है 6.9%, क्योंकि 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड करें 3 7 दा 21 होता है, तो ये आएगा 6.9% के करीब। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ
किसकी रहेगी, ऑक्सीजन की रहेगी। तो ऊपर हमने क्या लेना है, एलिमेंट का मास। एलिमेंट का मास मतलब ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का मास मतलब 32 ग्राम लिया होगा। तो 32 ग्राम उसको हमने डिवाइड करना है कंपाउंड के मास से 60 ग्राम से। चलें जी आगे। तो 32 ग्राम उसको डिवाइड करना है 60 ग्राम कंपाउंड के मास से, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया। 6 1 दा 6 6 1 दा 6 6 1 दा 6 से तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 2 से, 2 3 दा 6 और ये आ जाएगा 16। यही आता है ना, ये तो मेरी थोड़ी मैथ कमज़ोर। हाँ 16 आता है, ठीक है। अब इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो ये कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा 116 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 160 डिवाइडेड बाई 3। तो 160 को डिवाइडेड 3 से डिवाइड करो, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 160 को 3 से डिवाइड करना है। तो 160 को 3 से डिवाइड, पहले 2 डिजिट लेते हैं। तो 3 5 दा 15, बाकी कितने रह गए 0 और 1, 3 3 3 दा 9, 1 बचा, फिर 0 1 बचा। तो पॉइंट लगा के हमें 0 लेना पड़ा ये वाला, तो फिर 3 आ गया। मतलब 53.3 हमारे पास जो है इसकी कंपोजिशन आई, वो कितनी आई 53.3%। तो परसेंटेज हमारे पास जो आ गई है वो कार्बन की आ गई 40%, हाइड्रोजन की 6.9% और ऑक्सीजन की 53.3% हमारे पास आ गई। चलें जी, ये पहला स्टेप हमारे पास हो गया परसेंटेज कंपोजिशन। अब इनमें से बताएं जो लोवेस्ट परसेंटेज कंपोजिशन है वो किसकी है, और लोवेस्ट बोल रहा हूँ कि अब हम दूसरा स्टेप क्या था कि इन परसेंटेज कंपोजिशन को हमने इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड कर देना है। तो एटॉमिक मास से हमने इनको डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले हम करते हैं कार्बन का कार्बन, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कार्बन की कितनी आई है 40, इसको हमने कार्बन के एटॉमिक मास 12 से डिवाइड करना है। तो करो कितना आता है, 14 को अंदर रखो, 14 को अंदर रखो, 12 से डिवाइड कर दो। तो 14 12 3 दा 36, फिर आ गया 4 बच गया, पॉइंट लगा के 0 लिया और फिर 12 3 दा 36। तो इस तरह ये चलता जाएगा, 4 वापस आता जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3.3। इसी तरह जो हाइड्रोजन का है वो कितना आया था, हाइड्रोजन का एटॉमिक रेशियो वो परसेंटेज कंपोजिशन 6.9 आई थी। तो कार्बन की आगे हमारे पास 3.3, हाइड्रोजन की 6.9 थी, उसको हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करना तो वो था 1। तो इसका आंसर आ गया 6.9 ही आ गया। ऑक्सीजन की कितनी आई 53.3, इसको डिवाइड करना है हमने ऑक्सीजन के एटॉमिक मास है जो क्या होता है 16। तो इसको अगर हम ये मान लें कि ये हमारे पास जो 53.3 है जो ऑक्सीजन की आई है, इसको हम 54 मान लेते हैं या फिर 53 मान लेते हैं, राउंड ऑफ करके ना 53। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 16 से। तो 16 1 दा 16, 16 2 दा 32, 16 3 दा 48, बाकी क्या बच गया 5, पॉइंट लगा के 0 लिया, फिर क्या आएगा 3 पे जाएगा फिर। तो मतलब 3 पे गया तो बाकी कितना 48। तो 3.3 इसका टोटल हमारे पास आंसर आ गया 3.3। मतलब कार्बन का आया 3.3, इसका आया 6.9 और इसका आया 3.3। अब ये हो गया हमारे पास दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप ये था कि ये जो हमारे पास जो आंसर आए हैं ये इनको हम क्या कहा था, तीसरे स्टेप को आंसर को हमने कहा था ग्राम एटम्स। तो इन ग्राम एटम्स को हमने सबसे छोटे ग्राम एटम से डिवाइड करना है।
तो इन ग्राम एटम्स को हमने सबसे छोटे ग्राम एटम से डिवाइड करना है। जैसा कि कार्बन का 3.3 था और इसके अलावा हाइड्रोजन का 6.9 था और ऑक्सीजन का क्या है 3.3। तो इस 3.3 सबसे छोटे हैं, हमने इन सब को 3.3 से डिवाइड कर देना है। इसको भी 3.3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 3.3 से और इसको भी 3.3 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा। इसको अगर डिवाइड करते हैं कार्बन को तो ये कट के आ जाएगा 1। इसको अगर डिवाइड करो हाइड्रोजन को तो 3.3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो फिर 6.9 आता है। मतलब ये डिवाइड करने पे आएगा हमारे पास 3 और ये डिवाइड करने पे भी 1 आएगा। मतलब जो कार्बन की हमारे पास आई है, कार्बन हमारे पास 1 आया है, हाइड्रोजन हमारे पास 3 आए हैं और ऑक्सीजन 1 आया। तो यही इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। यही इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। मतलब इस सवाल में हमें नया क्या सीखने को मिला है कि हमें परसेंटेज कंपोजिशन के साथ कैसे जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, परसेंटेज कंपोजिशन दी गई थी। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन में परसेंटेज कंपोजिशन दी जाती है, मगर फिर भी आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी आनी चाहिए और एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास ये आ गया। सॉरी यहाँ पे हमारी गलती होगी है, वो ये है कि हमने जब इसको डिवाइड करना है तो ये डिवाइड करने पे कितना आता है 2। तो मतलब कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन के CH2O आएगा। अच्छा वो है 2 क्वेश्चन किए थे, एक हमने परसेंटेज कंपोजिशन के साथ किया, एक परसेंटेज कंपोजिशन के बगैर किया। मतलब 3 रूल हम अप्लाई करना सीख गए। अब ये है जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हम चौथे वाला रूल भी अप्लाई करेंगे। वो भी रूल अप्लाई होगा, आप देखेंगे जब। तो चौथे वाला रूल अप्लाई करने के लिए हमने ये क्वेश्चन लिया। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है 2023 में, 2023 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। तो उसने कहा कि हमारे पास एक कंपाउंड है फॉस्फोरस ऑक्साइड का, उसका जो है फॉस्फोरस ऑक्साइड का कंपाउंड है। फॉस्फोरस मतलब जो कंपाउंड होगा उसमें 2 एलिमेंट होंगे, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। उसमें से 43.6% हमारे पास ऑक्सीजन है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालो। मतलब ऑक्सीजन कितनी है 43.6%। इसको हम राउंड ऑफ करके ना 44 लेके चलते हैं। और दूसरी बात, अब फॉस्फोरस कितने परसेंट होगी। अब 100 में से 43 या फिर 44 जो हमने लिया वो क्या है ऑक्सीजन। तो फॉस्फोरस कितनी होगी फिर 100 में से हमने माइनस कर देनी है 44 को, तो ये कितना आएगा 56%। ठीक है जी। परसेंटेज कंपोजिशन इसकी दी गई है हमें। अब दूसरा स्टेप क्या था, हमने परसेंटेज कंपोजिशन को ऑक्सीजन की और फॉस्फोरस की परसेंटेज कंपोजिशन को हमने क्या करना है डिवाइड करना है। किससे, इन्हीं के मैसेज से। जैसा कि ऑक्सीजन की 44 है, इसको 64 से डिवाइड करना है। और फॉस्फोरस की कितनी है 56, इसको फॉस्फोरस के मोलर मैस से डिवाइड करना है जो है 31। चलें, अगर इसको डिवाइड करें तो कितना था 16 1 था 16 2 था 32। तो इसको एक साइड पे डिवाइड करते हैं 44 डिवाइडेड बाई 16। तो 2 पे आएगा 32 और बाकी कितने बचेंगे 12। तो 2 पे आया, अब पॉइंट लगा के 0 लेते हैं तो ये आएगा 9 पे, 2.56 पे, 2.6 पे आएगा। एक मिनट,
हाँ, तो अगर हम से 16 का टेबल पढ़ें तो 16 5 द 90 और 90 16 5 द 80 होता है 96 और 7 भी आता है 112। तो 2.75 बाकी कितने बच गए हमारे पास यहाँ से कितने बचेंगे 8 और ज़ीरो लिया तो 5 पे आ गया, मतलब 2.75 हमारे पास आएगा इसका आंसर। तो ये आ गया 2.75 इसका आंसर आ गया, एटॉमिक ग्राम एटम का आ गया। अब इसको डिवाइड करें 56 को डिवाइड करना है 31 से, तो 31 1 पे आएगा 31, बाकी कितने 6 इधर गया तो 5 15 बाकी बच गए। पॉइंट लगा के ज़ीरो लिया, तो पॉइंट लगा के जब आप ज़ीरो लेंगे तो ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे हमें कितना चाहिए 6 में 1 करेगा तो ये आ गया 250 आ गया हमारे पास 250। तो हमें 250 तक लेके जाना 31 को, तो 31 को अगर हम 5 पे करें तो ये आएगा 155, और अगर 8 पे करें तो ये आएगा 280, तो ये आएगा 8 पे करें तो 248 आता है 248। तो इसको अगर डिवाइड करें तो ये आएगा 2, डिवाइड करने पे 2 आएगा, तो ये तकरीबन 1.8 हमारे पास आंसर आ गया 1.8। तो इसका जो आया वो क्या है 1.8 फॉस्फोरस का, और ऑक्सीजन का आया 2.75। अब इसको अगर हम डिवाइड करें, सबसे छोटे से डिवाइड करना है तो 2.75 को भी डिवाइड कर देते हैं 1.8 से, और 1.8 को भी 1.8 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो मसला है 1.8 डिवाइड बाई 1.8, ये तो 1 आ गया, मतलब फॉस्फोरस का 1 आ गया। अब इसका कैसे आएगा, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये इसको हम इस तरह कर सकते हैं डिवाइड कि ये जो डेसिमल है 2.75, इसको डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं ओवर लगाते हैं, और ओवर में डेसिमल की जगह पे 1 लिखते हैं, और डेसिमल के बाद जो डिजिट है उतने ज़ीरो लगा देते हैं, ये आ गया। अब इसी तरह 1.8 को ख़त्म करने के लिए इसके नीचे हम 1 लगाएंगे और उतने डिजिट लगा देंगे, ठीक है। तो ये जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा कि 2.75 डिवाइडेड बाई 2.7 नहीं, अब ये डिजिट तो ख़त्म हो गया ना, तो डिजिट नहीं हमारे पास आएगा 275 डिवाइडेड बाई 18, और ये वाला जो 100 था ये 18 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड था ना 275 के, और ये वाला जो 10 है ये अब ऊपर चला गया यहाँ पे, तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया। 1 ये 18 10 से मल्टीप्लाई 180, तो 275 को हमने डिवाइड करना है 180 से, तो इसको आंसर लाने के लिए 180 से डिवाइड करना है, तो 180 से हमने इसको डिवाइड करना है, तो 275 181, बाकी कितने बच गए 5 में से दोगे तो 5 7, उधर से कैरी ले लेंगे तो 17 में से 95, एक और ज़ीरो लेते हैं, पॉइंट लगा के अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे ज़ीरो ले लेंगे 195। तो 180 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से 1.5,
तो 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 900, और 900 से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 50। तो मतलब तकरीबन हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 1.5 के करीब आ रहा है, 1.5 के करीब आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास 1 आया था फॉस्फोरस का, और ऑक्सीजन का हमारे पास आ गया है 1.5। तो अब मैं नीट करके थोड़ा सा लिखता हूँ, मेरी राइटिंग बहुत ऑक्सीजन का हमारे पास आया 1.5 और फॉस्फोरस का आया है 1। ठीक है जी, ऐसे ही है। अब देखें, ये हो गए 3 स्टेप्स। अब ये वो वाला पॉइंट आ गया जो मैं समझाना चाह रहा था कि हम चौथा पॉइंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखें, जो हमारे पास जो तीसरे पॉइंट का रिज़ल्ट आया वो किस में है, डेसिमल में है। इसको हमें होल नंबर में चेंज करना है, तो हमें इसे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये एक डेसिमल से होल नंबर में कन्वर्ट हो। जैसे कि 1.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 हो जाएगा। तो ये एक होल नंबर बन गया। इसी तरह हमें 1 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉस्फोरस आ गए हैं वो कितने आ गए हैं, P2, ऑक्सीजन कितने 3, तो P2O3 हमारा आंसर होगा। बहुत ही लंबा आंसर गया था ये, 2023 में आया था। तो P2O3 हमारे पास आंसर कौन सा है, C वाला। तो बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को अगर लेक्चर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी दें, कि क्योंकि मैंने जिस तरह का पढ़ाया आप लोगों को लगता है कोई कमी थी तो आप बता सकते हैं। और उसके अलावा ये मैं इसलिए कि मैं मोबाइल पे पढ़ा रहा हूँ, और इसके अलावा अगर आप लोगों को पास्ट पेपर सीरीज़ में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब हर टॉपिक के रिलेटेड मैं पास्ट पेपर्स के जो MCQ हैं उनको सोल्व करूँगा। तो जल्दी इस टॉपिक के रिलेटेड भी पास्ट पेपर की जो वीडियो है वो मैं डाल दूँगा। अल्लाह हाफिज़।